Hello students, welcome back to my channel BEGC 104 British Poetry और ड्रामा 14th to 17th सेंचुरी। ये हमारा पेपर है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। पेपर आपका 3 घंटे का होने वाला है और उसके साथ साथ आपको 100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 100 होने वाले हैं। ठीक है, ऑल सेक्शंस और क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सारे सेक्शंस और जितने भी हैं इसमें ABC और जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कंपल्सरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सेक्शन A जो आप देख रहे हैं इसमें आपको करना क्या है, ये एक ना रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये कुछ ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन आपको करने हैं और इसमें आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट करने हैं। कोई 4 करने हैं आपको। इसमें 5 नंबर का आपका एक जो है ये पैराग्राफ होने वाला है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये जो लाइंस होती हैं 4-5 लाइन जो होती हैं जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मिलती हैं, ये आपको पोएम में से भी मिल जाती हैं और प्ले में से भी मिल जाती हैं एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी 5 जो ऑप्शन आपको मिलेंगे ना, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पोएम को लेके चलते हैं ना, कि आप जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, अगर वो पोएम से आ रहा है तो पोएम वाले को पहले लेना। ठीक है, प्ले वाले को आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्ले वाले करो ही मत। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो प्ले से भी आप ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप फिर भी एक सेफ़ कॉर्नर अगर लेके चलना चाहते हो ना, तो जो पोएम से चीज़ें ली गई हैं, जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पूछा गया है, मैं पोएम की बात कर रही हूँ, तो उसको रेफरेंस ज़्यादा देना बजाय प्ले के। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो थोड़ा सा आपका जो सेक्शन A है ना, ये आपका आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, सो ये इस तरह के आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक है, ये देख लो, ये कहीं से भी आ सकता है, पोएम से भी, प्ले से भी, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन B के बारे में। सेक्शन B से क्या आता है? सेक्शन B से आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन करने हैं कोई भी 200 वर्ड्स में और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो हम अब सेक्शन B को ही लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ना, उन्हीं को मैं करवा रही हूँ। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर भी कर देना वीडियो। तो कुछ शॉर्ट नोट्स जो 10 मार्क्स के होने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सबसे पहले द मेटाफिज़िकल पोइट्री। देखो, मेटाफिज़िकल पोइट्री होती क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ये पढ़ के जाना, इस पर ना कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं। मेटाफिज़िकल पोइट्री को देख लेते हैं। तो मेटाफिज़िकल पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, इस तरह से आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ लिख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रो में थोड़ा सा लिख दे रहा है कि मेटाफिजिकल पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी। ठीक है, वेयर their style was versus characterized by highly intellectualized imagery or complex psychological analysis and conscious elaborate metaphors that link seemingly unrelated concepts. So this term was coined or pejoratively by the 18th century critic Samuel Johnson to describe a group of poets he felt prioritized showing off their learning over genuine emotion. ठीक है, इसके बाद जो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता देंगे। जैसे फर्स्ट लिखेंगे आप, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के लिए आपको, फिजिकल पोएट्री के लिए। तो सबसे पहला है जिसमें कंसीट्स क्या होता है कि दिस इज अ स्टाइल ऑफ इन पोएट्री दैट एलोबरेट और सरप्राइजिंग कंपैरिजंस लाइक लवर्स एज अ ड्राफ्टिंग कंपास। ठीक है, तो कंसीट लिख देना है। एक विट एंड पैराडॉक्स क्या होता है कि इंजेनियस वर्ड प्ले और आयरनी that contradictions to explore ideas. Intellectual और philosophical, this the theme जो है ये it blends intellect with emotions. Okay, intellectual और emotions को connect करती है, delving into deep questions about existence, faith and love.
colloquial diction uses everyday conversation language sometimes harsh और abrupt। इसका मतलब ये होता है कि जो एवरीडे की जो हम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें कई बार हार्श वर्ड्स भी यूज़ कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो और एक कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती है समटाइम्स हार्श और अब्रप्ट होती है। तो फॉर एवरीडे यूज़ की जो लैंग्वेज होती है वहाँ पर आप लिख देंगे देन वेरिड थीम्स अकॉर्डिंग टू दिस वेरिड थीम्स दैट एक्सप्लोर्स लव, रिलीजन, ठीक है, डेथ और द ह्यूमन कंडीशन, चाहे वो इनकॉपरेटिंग साइंटिफिक आइडियाज़ ओफन मतलब यूज़ होता है उसमें भी। आर्गुमेंटिव स्टाइल की बात कर लें तो पोएम्स ओफन साउंड्स लाइक लॉजिकल डिबेट्स और कन्वर्सेशन। ओके, इसके बाद आप कुछ जो मेजर पोइट्स थे उन दिनों उस टाइम के वो आप बता देंगे, जैसे जॉन डेन थे, ठीक है, जॉन डेन के बारे में लिख देना। जॉर्ज हैबर्ट हो गए, हेनरी वोगन हो गए, एंड्रयू मावल। ओके, तो 4-5 राइटर्स के ज़रूर नाम लिख देना। और अगर थोड़ा सा इसमें और अगर आप लिखना चाहो तो आप बता सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्रीज जो लास्टिंग इम्पैक्ट था दैट कम्स फ्रॉम इट्स यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, connecting disparate ideas and demonstrating that art can encompass both profound feelings and rigorous thoughts, making it relevant for capturing the complexities of the human experience। ठीक है, आप इस तरह से ये क्वेश्चन बना देना। नेक्स्ट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट एक और जो होने वाला है इसमें से, वो यही है, सी को करेंगे हम। द 7 डेडली सिंस इन डॉक्टर फॉस्टर्स, जो डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में आपको 7 डेडली सिंस वो बताने हैं। सिन मतलब पाप, जो उन्होंने दुष्कर्म हुए थे उनके बारे में यहाँ पर बतानी है। सो जो 7 सिंस थे वो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना के समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूँगी मैं। सो आप इसमें लिखेंगे कि जो है डॉक्टर इन क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फॉस्टर्स, ठीक है, इन 7 डेडली सिंस आर पर्सोनिफाइड एंड अपीयर इन अ ग्रोटेस्क पैरेड टू एंटरटेन फॉस्टर्स, highlighting his moral degradation and his foolish neglect to true sin. So this scene serves as a clear allegorical warning common in medieval morality plays that Faustus ignores or embracing the very vices that lead to his diminution। ओके, सो जो 7 प्राइड्स हैं उनकी 7 जो सीन्स हैं डेडली सीन्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है प्राइड है। प्राइड के बारे में आप बताएंगे कि ये प्राइड जो है इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज डिसडेनिंग पेरेंट्स एंड अथॉरिटी। प्राइड इज सीन एज द रूट ऑफ ऑल सिंस। ओके, फोस्टर्स ओन एक्सेसिव सेल्फ रिगार्ड और एम्बिशन to be more than human okay are prime examples of his sin। then second है envy के बारे में आप बताएंगे कि envy is the desire for others trait or status। Faustus demonstrates envy by longing for the power and status of God and Lucifer, wanting to command the world and surpass others' glory। ओके, लेजिस्ट्री के बारे में आप बताएंगे कि इट रिप्रेजेंटेड एज एन एक्सेसिव क्रेविंग फॉर bodily pleasure। ओके, bodily pleasure। This sin is evident in Faustus' final request for the spirit of Helen, ठीक है, Helen of Troy, as his lover, prioritizing fleeting physical lust over the possibilities of eternal salvation। Then sloth की बात कर लेते हैं यहाँ पर। This sin ये जो एक sin था is the avoidance of physical or spiritual work।
Faustus chooses the shortcut of black magic to gain knowledge and power without any effort and any discipline required for true wisdom and spiritual work, a form of intellectual and spiritual laziness. ठीक है, स्लोथ एक एनिमल का भी नाम है ना, स्लोथ, जो बहुत ही लेजी होता है, बहुत आलसी होता है। ठीक है, तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है। फिर है ग्लूटोनमी। दिस इज एसोसिएटेड विद एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन फूड, ड्रिंक, ठीक है, एंड अदर प्लेजर्स। Foster's gluttony extends to his relentless pursuit or misuse of magical powers for mere personal amusement and tribal exploits. Then wrath की बात कर लेते हैं हम। This sin is depicted as a violent and impatient nature. Violent and impulsive nature. ओके, फोस्टर्स एंगर, उसका जो एक तो गुस्सा और उसका इम्पेशंस दैट मैनिफेस्ट इन petty acts of spite such as putting a pair of antlers on a knight's head and in his refusal to accept God's mercy. ठीक है, तो ये आप रेथ के बारे में थोड़ा सा बता देना। देन ग्रीड, ओके, ग्रीड या कोफिटोसनेस भी आप बोल सकते हैं। दिस इज पर्सोनिफाइड एज बीइंग बिगोटन ऑफ अ माइजर और लेथर बैग। दिस सीन रिप्रेजेंट्स द डिज़ायर फॉर मटीरियल गेन। ओके, मटीरियल गेन, जो सांसारिक चीज़ें होती हैं ना, उनके लिए। फोस्टर्स एग्जिबिट्स दिस ग्रीड थ्रू हिज insatiable hunger for knowledge, power and worldly riches। मतलब दुनिया की जितनी भी अमीरी है ना, जितना भी पैसा है, जो भी लग्जरी चीज़ें होती हैं, उसके लिए उसकी ग्रीड, उसका जो लालच है, उसको यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, अब ये थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि द रोल ऑफ द 7 डेडली सिंस का क्या था इसमें। तो जो लूसीफायर प्रेजेंट्स the 7 sins to Faustus to distract him from thoughts of repentance and to ensure his commitment to their pact. Faustus, instead of seeing them as a warning, वो इसको warning के तरह नहीं लेता है, but delighted by the spectacles, a reaction that shows how far he has fallen spiritually. तो each sin, जितने भी ये हैं, embodies the excessive desires and pride that defines Faustus' own character and actions throughout the play. ओके, सो ये आप ध्यान रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें, और इनको आप एक्सप्लेन कर देना ऐसे ही। आप ग्राफ बना के करना चाहो, ग्राफ से भी कर सकते हो, और आप एक एक इसको लिख कर उसके सामने आप अगर एक्सप्लेन करना चाहते तो आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम सिग्निफिकेंसेस ऑफ द पोर्टर सीन इन मैकबेथ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम कर लेते हैं। सो सिग्निफिकेंसेस ऑफ द पोर्टर सीन इन मैकबेथ। तो पोर्टर सीन एक्ट 2 सीन 3, ठीक है, यहीं पर होता है। इन मैकबेथ इज सिग्निफिकेंट फॉर सेवरल की रीजन, serving both practical dramatic functions and deepening the play's theme through dark humor or symbolism and stark context। ठीक है, कंट्रास्ट, सॉरी कंटेक्स्ट नहीं, कंट्रास्ट आएगा। या ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमें बात करनी कि इसके सिग्निफिकेंसेस बताने हैं हमें। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो कुछ जो की सिग्निफिकेंसेस हैं उनकी हम बात करेंगे, जो कि यहाँ पर पूछा गया है। पहला है मैकबेथ्स कासल एज हेल। ठीक है, सो द पोर्टर इमेजिन्स हिमसेल्फ एज द गेट कीपर ऑफ हेल, अ पावरफुल मेटाफोर, ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट्स द मोरल डिके and damnable nature of the castle after Duncan's murder. He speaks of imaginary sinners, a farmer, or an English tailor,
arriving at the gate, which subtly alludes to common vices and Macbeth's own crimes of greed, ambition और treachery. ओके ये आप लिख देंगे मैकबेथ्स कासल एज हेल. सेकेंड पॉइंट इक्विवोकेशन एंड डिसीट. पोर्टर्स का जो रेफरेंस दिया गया है ना इसमें टू एन एक्विवोकेटर हु कमिटेड ट्रीजन डायरेक्टली रिलेट टू द प्लेस मेजर थीम ऑफ equivocation means seeming speaking ambiguously to deceive. This mirror the witches misleading prophecies and Macbeth's own use of deceitful language and actions, and this also highlighting the pervasive theme of fair is foul. ठीक है, and foul is fair. ठीक है, ये आप लिख देंगे contrast and foreshadowing. The base, the ordinary sins and simple humor of the Potter contrast sharply with the monstrous evil of Macbeth's action. ठीक है, which is in turn magnifies the profound disruption of the natural or moral order that the regicide represents. So contrast और फोरशेडिंग की बात कर लेंगे हम यहाँ पर, थोड़ा सा बता देंगे इसमें आपको. इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे वो कुछ बुराई के साथ कुछ जो विरोधाभास भी पैदा करते हैं, तो जिसके बदले में कुछ नेचुरल और जो नैतिक व्यवस्थाएं थी उनका किस तरह से डिके हुआ था, वो उन चीज़ों के बारे में आप बता देंगे. यूनिवर्सल मोरालिटी. पोटर्स फिलोसॉफिकल musings about drinking or desire, as well as his references to contemporary events like gunpowder plot हो गया, elevate his role beyond a mere servant. He becomes a commentator on universal themes of ambition, guilt, ठीक है, and the consequences of moral corruption. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे. तो मैकबेथ करके जाना, इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. नेक्स्ट देख लेते हैं द शेक्सपियरियन सोनेट की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द शेक्सपियरियन सोनेट ऑल्सो नोन एज इंग्लिश और एलिजाबेथन sonnet. This sonnet is a 14 lines poetic form that William Shakespeare used for his famous sequences of 154 sonnets. ठीक है, while he did not invent the form, it was introduced to England by Sir Thomas Wyatt and modified by Henry Howard. Or of service, Shakespeare's mastery of it made the structure synonymous with his name. Okay, तो स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स देख लेते हैं. या जो रूल्स रहे थे स्ट्रक्चर में, फर्स्ट था 14 लाइन्स. 14 लाइन्स में आप बताएंगे कि ट्रेडिशनली अरेंज्ड एज अ सिंगल स्टैंजा बट फंक्शनली डिवाइडेड इनटू 4 subsections. फिर है 3 quatrains. These 3-4 line stanzas that build a theme or describe a problem, उसके लिए यहाँ पर बोलते हैं. थर्ड है फाइनल कपलेट. 2 rhyming lines that provide a summary. ठीक है, rhyming lines those which provides a summary, a surprising twist or a resolution to the theme. ठीक है. फोर्थ है yambic pentameter. Each line, इसमें क्या होता है कि each line typically contains 10 syllables with an alternating decum rhythm like da-dum, da.
ठीक है, रिदम लाइक 5 यम्बिस, ओके 5 यम्बिस। फिफ्थ है राइम स्कीम, द पैटर्न, जो इसमें पैटर्न दिया गया है शेक्सपियरियन सोनेट में, इसका जो राइमिंग स्कीम थी या उसका जो पैटर्न था वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम बता देंगे आप। देन सिक्स्थ है द वोल्टा, इस मीन्स अ टर्न, ठीक है, टर्न इन थॉट or tone typically occurring at the beginning of the third quatrain means line 9 और in the final couplet, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी और इसके साथ साथ जो कुछ फेमस जो एग्जांपल्स रहे हैं शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में, लाइक सोनेट 18 के बारे में आप लिख देना, ठीक है, जो फेमस थे। सोनेट 116 था, एक था सोनेट 130। तो सोनेट 18 में क्या था कि लाइक ही आर्ग्यूज दैट द बिलविड विल लिव फॉर एवर दो द पोएम इट सेल्फ, ठीक है। देन 116 में था कि लेट मी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, अ प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन द एटर्नल नेचर ऑफ ट्रू लव। एंड 130 में बताया गया था कि माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, लाइक इट्स अ पैरोडी ऑफ ट्रेडिशनल लव पोएट्री, ठीक है, and praising his mistress through realistic और unembellished truth, ठीक है। तो ये कुछ फेमस सोनेट्स थे 18, 116 और 130, ये ज़रूर लिख के आना आप, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सेक्शन सी की बात कर लेते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हम, क्रिटिकली एनालिस द बैंकेट सीन इन द प्ले मैकबेथ, ठीक है। बैंकेट सीन जहाँ पे वो जो डिनर का जो अरेंजमेंट होता है, खाने का जो सीन होता है, ठीक है, भोज वाला। सो इसमें हम इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि बैंकेट सीन लाइक एक्ट 3, ठीक है, सीन 4 इन मैकबेथ इज अ pivotal moment, it was a pivotal moment that was showcasing the Macbeth's psychological unraveling or guilt or paranoia as he hallucinates Banquo's ghost or revealing his bloody crimes and hypocrisy to his court, making a turning point from feared king to unstable tyrant, ठीक है। एक किंग से एक टायरेंट बनने का जो फियर होता है उसके बारे में बताता है। एंड हाईलाइटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्डर एंड हिज रिलेशनशिप विद मिस मैकबेथ एज हिज इनर टर्मोइल बिकम्स पब्लिक, क्योंकि जो उसका जो एक इनर टर्मोइल था, एक जो एक उथल पुथल जो होती है ना अंदर की, एक आंतरिक उथल पुथल जिसको बोलते हैं हम इंटरनल, उस वो चीज़ जो है ना वो पब्लिक हो जाती है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। तो जो थोड़े से मैं पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ पर। तो की एनालिटिकल पॉइंट्स में हमारा फर्स्ट है गिल्ट एंड घोस्ट, ओके। इसमें सिम्बोलिज्म को हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो बैंक्वेट्स घोस्ट है दैट सिम्बोलाइजेस मैकबेथ्स इनएस्केपेबल कॉन्शियसनेस, ठीक है, कंसाइंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज मर्डर, ड्यूकेन एंड बैंक्वे। पब्लिक एक्सपोजर की बात कर लेंगे। मैकबेथ्स जो हिस्टेरिकल रिएक्शन था बाय जब उसने वो ब्लड देखा था ऑन बैंक्वेस चेयर पर, दिस एक्सपोजेस हिज इनर टोरमेंट और ट्रेजेडी टू हिज शॉक्ड गेस्ट, ठीक है, ऑन शैटरिंग हिज किंगली फैकेट, जो उसका जो एक राजा वाला जो एक इमेज थी ना वो फेड हो गई थी, होने लगी थी मतलब। देन सेकंड पॉइंट है मैकबेथ्स डिक्लाइन। इसमें फर्स्ट लिखेंगे हम मेंटल इंस्टेबिलिटी। द सीन कन्फर्म्स, कौन सा सीन जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बैंकेट सीन।
So this scene confirms Macbeth's mental deterioration or moving him from a calculated killer to a paranoid, ओके, और अ रेविंग रूलर भी आप बोल सकते हैं इसको, रेविंग रूलर, ठीक है। सेकंड है लॉस ऑफ कंट्रोल। उसकी जो इनएबिलिटी थी, इनएबिलिटी टू मास्क हिज फियर शोज ही कैनॉट मेंटेन द इल्यूजन ऑफ अ स्टेबल रीजन और लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज कोर्ट एंड हिमसेल्फ। मतलब जो उसकी कोर्ट थी उस पर भी उसका जो कंट्रोल ख़त्म हो रहा था और उसके खुद के ऊपर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इनस्टेबल हो गई थी उसकी कंडीशन। नेक्स्ट है लेडी मैकबेथ्स रोल, तो उनके रोल के बारे में बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा वार्निंग इन्फ्लुएंस, ठीक है। हर अटैम्प्ट्स टू कवर फॉर मैकबेथ लाइक व्हेन ही ग्रोज वर्स एंड वर्स बिकम लेस कन्विंसिंग एंड दिस थिंग शोइंग हर ऑन फ्रेइंग, ठीक है, ऑन फ्रेइंग नर्वस एंड द वीकनिंग ऑफ देयर पार्टनरशिप। देन फेल्ड डिस्गाइज, when she tries to rationalize his behavior as manhood and fully, but the that pretense fails or highlighting their shared guilt and isolation, guilt and isolation, डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑर्डर। सो इसमें फर्स्ट होगा हमारा आयरॉनिक रिचुअल की बात करेंगे। ये जो बैंकेट सीन था ना, दिस सीन कंट्रास्ट द सैक्रेड रिचुअल ऑफ अ रॉयल बैंकेट, ठीक है, रॉयल बैंकेट विद मैकबेथ्स प्रोफेन एक्शन और हाईलाइटिंग द ब्रोकन मोरल ऑर्डर। देन फोर शेडोइंग की बात करेंगे हम। दिस सीन द अब्रप्ट एंड और मैकबेथ रिजोल्व टू सीक मोर वायलेंस, ठीक है। व्हेन विजिटिंग द विचेस वाला जो इसमें एक लाइन्स आती हैं, दैट फोर शेडो हिज फर्दर डिसेंट इनटू टायरनी और इनएविटेबल डाउनफॉल। तो वो किस तरह से फोर शेडो करती है उस चीज़ को, उसके बारे में भी बता देंगे यहाँ पर। ड्रामेटिक आयरनी एंड द ऑडियंस सीज द घोस्ट while the guests sing nothing, okay, this thing creating dramatic irony and emphasizing Macbeth's subjective reality of guilt versus the objective world, ठीक है, इतना लिख देंगे। इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना। कंक्लूजन में लिखेंगे कि द बैंकेट सीन इज़ द क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट, ये एक टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट वेयर मैकबेथ्स इंटरनल डार्कनेस erupts और रिवीलिंग हिज ट्रू नेचर और सेटिंग द स्टेज फॉर दिस ट्रेजिक एंड ट्रांसफॉर्मिंग हिज ट्रैम्प इनटू डेस्पेयर। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपका 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, 20 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन। सो यहाँ पर है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन डॉन्स पोएटिक सेंसिबिलिटी। यहाँ पर जॉन डॉन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उनकी जो पोएटिक सेंसिबिलिटी थी उसके बारे में आपको बताना है। सो इंट्रोडक्शन में हम लिख देंगे यहाँ पर कि जॉन डॉन्स पोएटिक सेंसिबिलिटी इज प्राइमरी डिफाइंड बाय हिज रोल एज द प्रीमिनेंट मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है, प्रीमिनेंट मेटाफिजिकल poet marked by a unique fusion of intense emotion or intellect लिख देती हूँ मैं, ठीक है, a dramatic and a colloquial voice and the use of ingenious often shocking metaphysical concepts. His work represents a significant departure from the smooth conventional Elizabethan verse of his predecessors, embracing instead the complex, often chaotic experience of early 17th century life. Okay,
अब हम बात करेंगे कुछ इनके पोएटिक सेंसिबिलिटी के बारे में। सो की पॉइंट्स देती हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा यूनिफाइड सेंसिबिलिटी एज नोटेड बाय T.S. Eliot. Dawn possesses a unified sensibility. इसका मतलब होता है कि a capacity to fuse thoughts and feelings into a single unified experience. Unlike later poets who might separate intellectual analysis from raw emotion, जिन्होंने रॉ इमोशंस की बात की थी, डॉन्स की पोएम्स में या डॉन्स की जो पोएम्स हैं दोज आर साइमल्टेनियसली लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ डीप पैशन एंड क्रिएटिंग एन इंटेलेक्चुअल येट इमोशनल डेप्थ। ठीक है, उनकी पोएम्स में एक खास बात होती थी। मेटाफिजिकल कंसीट एंड विट मीन्स हास्यास्पद, जिसमें आपको बताना है कि डॉन्स सिग्नेचर इज़ द मेटाफिजिकल कंसीट अ फार फेस्ट और अनबिलीवेबल कंपैरिजन बिटवीन वास्टली डिसिमिलर थिंग्स और लाइक टू लवर्स टू द लेग्स ऑफ अ ड्राफ्ट्समैन अ कंपास। ठीक है, तो दिस योकिंग बाय वायलेंस टुगेदर और heterogeneous ideas of Dr. Johnson put it showcases sharp wit and wide learning and drawing imaginary from science, law, cartography or philosophy rather than conventional natural imaginary. थर्ड है ड्रामेटिक एंड कॉलिकल टोन। काफ़ी सारी जो डॉन्स की जो पोएम्स हैं दोज आर ओपनली अब्रप्टली अडोप्टिंग बाय रिदम्स ऑफ एवरीडे स्पीच और ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ओके, सो दिस conversational immediacy engages the readers directly or creating a scene of overhearing a private urgent conversation or inner conflict. So उसको थोड़ा सा ड्रामेटिक और कॉलिकल टोन में आप बता देंगे यहाँ पर। और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंट्रोस्पेक्शन। Dawn's poetry is deeply introspective, okay, exploring the inner workshop, मतलब खुद पर काम करना, of his mind and soul with psychological curiosity. His work often reflects a tension between fleshly desire or spiritual aspiration, as well as doubts or anxieties about faith and morality and the complexities of human experiences. तो ये जो रियलिज्म था और सेल्फ एनालिसिस को अपील करता था स्ट्रॉन्गली टू मॉडर्न रीडर्स को। ओके, ये जो उसका स्टाइल था उसके बारे में बात हो रही है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्रेड एंड सेक्युलर, ये एक इट वॉज अ नोटेबल फीचर ऑफ डॉन्स सेंसिबिलिटी इन हिज ब्लरिंग ऑफ द लाइन्स बिटवीन sacred and secular love. ठीक है, so he often used erotic passionate language in his religious like holy sonnet, ये आपने पढ़ा होगा, and divine imagery in his love poems, suggesting an interconnectedness of physical or spiritual experience in his worldview. Okay, कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि डॉन्स सेंसिबिलिटी इज अ चैलेंजिंग बट रिवॉर्डिंग वन था, डिमांडिंग इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट फ्रॉम द रीडर एंड ऑफरिंग एन ऑनेस्ट और अनवेनिश्ड पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन नेचर. His innovative style or intellectual rigor profoundly influenced modern poets like T.S. Eliot or W.B. Yeats, commenting his legacy as a poet who corrected the course of poetry. ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा.
एक और हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, डिस्कस द थीम्स इन द प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स। जो प्ले था डॉक्टर फॉस्टर्स, उसकी जो उसमें क्या थीम थी, उस प्ले की थीम क्या थी, उस पर डिस्कस करना है। ओके, सो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स एक्सप्लोर्स पावरफुल थीम्स। कौन कौन सी थीम्स थी वो, लाइक एम्बिशन था, सिन, ठीक है, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड और एविल, अच्छाई और बुराई के बीच में, एंड द क्लैश ऑफ रिनाइसेंस आइडियल्स विद मेडिवल मोरालिटी। These things centered on Foster's bargain with the devil for forbidden knowledge, leading to his eventual damnation despite the possibility of repentance. तो उसके साथ साथ जो की थीम्स थी वो इंक्लूड करती हैं द डेंजर ऑफ ह्यूब्रिज का जो डेंजर था, द एल्यूर ऑफ वर्ल्डली प्लेजर वर्सेस स्पिरिचुअल सैल्वेशन, फ्री विल की बात कर देना, फ्री विल भी लिख देना आप लोग, एंड द करप्टिंग नेचर ऑफ अनचेक्ड पावर। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं जितनी भी मेजर थीम्स थी उनके बारे में लिख देना आप। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, पहला है टेम्पटेशन, सिन और डोमिनेशन। फोस्टर्स succumbs to the temptation of limitless power मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं थी, commenting sins और rejecting God's grace को जो है रिजेक्ट करता था, मानता नहीं था, for devil aspects leading to eternal damnation। तो उसका किस तरह से जो फोस्टर्स की जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक तो मतलब असीमित लिमिटलेस जो शक्तियाँ थी उनको पाने के लिए जो वो पाप करता है, जो सिन करता है, और जितने भी समझौते होते हैं, शैतानी समझौते जिसके बोलते हैं, उसके लिए वो जो गॉड ग्रेस होता है, जो ईश्वर की जो कृपा होती है, उसको ठुकरा देता है और जिसके परिणाम स्वरूप वो उसको एक नरक की सज़ा मिलती है ना। तो ये आप बता सकते हैं इसको, लीडिंग टू एटर्नल डोमिनेशन, एम्बिशन और नॉलेज वर्सेस विजडम, his prideful pursuit of knowledge beyond human limits। ठीक है, तो जो उसकी जो एक बहुत ज़्यादा जो एक डीप डिज़ायर थी टू परस्यू नॉलेज बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स, मतलब एक इंसान की जो लिमिट होती है ना कुछ भी नॉलेज गेन करने की, वो उससे भी ज़्यादा थी, और ये चीज़ें उसको लेके गई ड्राइव हिम टू मैजिक। ठीक है, मैजिक एंड शोइंग द फुली ऑफ एम्बिशन विदाउट विजडम। थर्ड है गॉड वर्सेस एविल। ठीक है, जो उसका इंटरनल स्ट्रगल था ना, दैट इज़ पर्सोनिफाइड बाय द गुड और एविल एंजल्स। ओके, सॉरी मैंने गॉड लिख दिया, इट्स अ गुड। ठीक है, गुड एंड एविल, अच्छा और बुरा, अच्छाई बुराई। सो हिज इंटरनल स्ट्रगल इज पर्सोनिफाइड बाय द गुड एंड एविल एंजल्स, कॉन्स्टेंटली एडवाइजिंग फोस्टर्स ऑन हिज पाथ। ठीक है, और हाईलाइटिंग द चॉइस बिटवीन सल्वेशन एंड डैमनेशन। तो ये गुड और एविल के बारे में आप लिख देंगे। रिनाइसेंस वर्सेस मॉडर्न वर्ल्ड व्यू की बात कर देंगे यहाँ पर। ये जो प्ले है ना, दिस प्ले कंट्रास्ट मेडिवल रिलीजियस डॉगमा। ठीक है, मेडिवल रिलीजियस डॉगमा विद रिनाइसेंस ह्यूमनिज्म फोकस ऑन इंडिविजुअल पोटेंशियल, ultimately showing the tragic consequences of defying divine order. Then next है power and corruption. The power Faustus gains, जो फोस्टर्स जितनी भी पावर गेन करता है, जो भी जो सांसारिक शक्तियाँ होती हैं, जो धन लालच जो भी उसके जो चाहता था वो, ही गेन्स थ्रू मैजिक करप्ट हिम। सो मीन्स कहने का मतलब ये कि द पावर फोस्टर्स गेन्स थ्रू मैजिक, उसने उसको करप्ट बना दिया था। ठीक है, एंड लीडिंग टू फ्रिवलॉड्स प्रैंक्स रादर देन प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग और डिमिनिशेस हिज स्पिरिचुअल लाइफ।
इसका मतलब ये हुआ कि जो जितनी भी फोस्टर्स को जो शक्तियाँ थी, जो सत्ता थी, उसके माध्यम से किसके ज़रिए उसने जो मैजिक के थ्रू उसने जितनी भी शक्तियाँ उसे मिली थी, वो शक्तियाँ ही उसको एक तरह से ख़त्म कर देती हैं, जिससे उसको उसका जो स्पिरिचुअल लाइफ थी ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, ख़त्म हो जाती है, मतलब डिमिनेशन की तरफ वो उसकी लाइफ एक टर्न लेती है। सो इसके बाद आप लिखेंगे कुछ जो कुछ की कन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी थे, उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे, जैसे फ्लैश वर्सेस स्पिरिट। ओके, इसमें बताएंगे कि जो फोस्टर्स है ही प्रायोरिटाइजेस सेंसुअल और अर्थली प्लेजर ओवर स्पिरिचुअली डिवोशन। उसको जो स्पिरिचुअली डिवोशन के बजाय उसको जो सांसारिक चीज़ें थी उनकी तरफ वो ज़्यादा उनको प्रायोरिटी पे रखा उसने। ठीक है, सेकंड लिखेंगे आप साल्वेशन वर्सेस डेमिनेशन में बताएंगे कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट एज फोस्टर्स वेवर्स अल्टीमेटली रिफ्यूजिंग टू रिपेंट। बस इतना से लिख देंगे, इसके बाद कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन में आप जितना भी अभी तक हमने जो पढ़ा है इसमें से ही आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में 5-6 लाइन में आप इसको कंक्लूड लिख देना है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, डिस्कस द वाइफ एज इंटरप्रेटर इज द वाइफ्स बाथ्स प्रोलॉग। ठीक है, ये जो इसके बारे में हम बात करेंगे, इस चौसर्स कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, तो इसके बारे में चौसर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो इसको आप अच्छे से करके जाना। सो देख लेते हैं इसको। हम इंट्रो में लिखेंगे कि द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग, ओके, फ्रॉम चौसर लिख देती हूँ। या कैंटरबरी टेल इज ए लेंदी, फ्रैंक और humorous confession where the Bond 5 times married Allison when he defends her marital experiences and sexuality, or arguing for female experience as a valid authority on love, and challenging misogynistic tradition or asserting women's desire for mastery या मास्टरी भी आप बोल सकते हैं इन मैरिज, all while debating scripture and presenting her lifestyle of husband, particularly her last or abusive love, Jenkin. Key aspects of her interpretation. सबसे पहला होगा authority of experience. She dismisses traditional religious texts in favor of her own life experience, arguing her 5 marriages grant her unparalleled knowledge of marital dynamics as stated in the Wife of Baths prologue. Okay. दैन री इंटरप्रिटेशन स्क्रिप्चर की बात कर लेंगे हम। इसमें भी अगर आप पॉइंट लिखना चाहो तो सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि शी पॉइंट्स टू ओल्ड टेस्टामेंट पेट्राइट्स लाइक अब्राहम, जैकब एंड किंग सोलोमन हु हैड मल्टीपल वाइफ्स, आर्ग्यूइंग इफ गॉड परमिटेड देम तो इट शुडंट बी सिंफुल फॉर हर। तो वो अपने लिए एक डिफेंड करती है वो खुद को ऐसे। सेकंड में लिख सकते हैं आपकी शी क्वेश्चंस कि व्हाई गॉड कमांडेड वर्जिनिटी बट नॉट मल्टीपल मैरिजेस, सजेस्टिंग प्रोक्रिएशन रिक्वायर्स बोथ। इसमें सेकंड में आप लिख सकते हैं। थर्ड है डिफेंस ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी। शी आर्ग्यूज, मतलब वो एक आर्ग्यूमेंट करती है कि अगर भगवान जो है वो जो मेल हैं उनको परमिट कर सकते हैं कई कई शादियाँ करने के लिए, तो वाई नॉट टू हर। सो शी आर्ग्यूज दैट गॉड गिव पीपल सेक्सुअल ऑर्गन्स फॉर बोथ प्लेजर एंड प्रोक्रिएशन, और रिजेक्टिंग द चर्चेज व्यू दैट सेक्स विद मैरिज इज ओनली फॉर प्रोक्रिएशन और एम्ब्रेस इट्स प्लेजरेबल आस्पेक्ट। ओके,
So virginity in marriage. Her core belief revealed fully in her tale but rooted in the prologue is that women most desire sovereignty. ठीक है, means control over their husbands, ठीक है, which she achieved through sexual dominance and manipulation. तो sovereignty in marriage, फिफ्थ पॉइंट हमारा challenging misogyny. She confronts the church's negative portrayal of women like she is evil or sinful, ठीक है, about female, by arguing for women's right to marriage and sex, even if it means multiple times, and pushes back against the idea of female submission. So she challenged this misogyny also. 6 है strategic self-presentation. She presents herself as a worldly, powerful figure, using her wealth and business sense to gain control, even admitting that she married rich or old men for their money, making her a complex figure who embodies or challenges medieval stereotypes. ओके, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा. इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे कि द वाइफ ऑफ बाथ इज एन इंटरप्रेटर हु एक्टिवली रीड्स द वर्ल्ड एंड स्क्रिप्चर्स टू जस्टिफाई हर डिज़ायर, अपने डिज़ायर्स को ही तो जस्टिफाई करती है ना वो, एंड एक्शंस claiming mastery over marriage and challenging the patriarchal norms that sought to limit women's power and her pleasure. Okay, ये हमारा conclusion हो जाएगा यहाँ पे. So this was the video. Thank you so much for watching और best of luck.